नमस्कार। व्याकरण खंड के अंतर्गत आज हम वाच्य के विषय में पढ़ेंगे। आइए वाच्य को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। वाच्य क्या होता है, इस विषय में विस्तार से जानने से पहले आइए हम ये जानते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। अंग्रेजी भाषा में इसे वॉइस के नाम से जाना जाता है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे एक वाक्य आपके सामने प्रस्तुत है, सोनिया खेल रही है। अब इस वाक्य में खेलने का विषय सोनिया अर्थात करता है। सोनिया वाक्य में करता है और खेल रही है क्रिया है। तो खेलने की क्रिया सोनिया के द्वारा की जा रही है। तो इस तरह से इस वाक्य में खेलने का मुख्य विषय सोनिया अर्थात करता है और कर्ता की प्रधानता होने के कारण यह कर्तृवाच्य है। वाच्य किसे कहते हैं, यह जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं कि वाच्य के भेद कितने होते हैं, अर्थात वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य और दूसरा होता है अकर्तृवाच्य। अब हम पहले कर्तृवाच्य को विस्तार से जानेंगे। कर्तृवाच्य को ही एक्टिव वॉइस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है। जैसे नाम से इसके पता चल रहा है, कर्तृवाच्य अर्थात जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें कर्म गौण होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इस कर्तृवाच्य का उदाहरण इन वाक्यों के द्वारा हम देखते हैं। जैसे पहला वाक्य है, रमन सोता है। सोना कैसी क्रिया है? सोना अकर्मक क्रिया है। लेकिन सोने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? रमन के द्वारा। तो सोना क्रिया जो है वो रमन के द्वारा संपादित की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा अकर्मक क्रिया के साथ में। दूसरा वाक्य है, रमन गाना गाता है। अब गाना गाना एक सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर क्रिया हो रही है गाने की। गाना गाया किसके द्वारा जा रहा है? रमन के द्वारा। तो रमन मुख्य है यहाँ पर। इस प्रकार से हम देखते हैं इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है, इसलिए यह वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य है। मतलब कर्तृवाच्य में कथन के केंद्र में कर्ता होता है, कर्म गौण होता है और जो क्रिया है उसकी विशेषता यह होगी कि वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। वाच्य के पहले भेद कर्तृवाच्य को अब हम जान चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं वाच्य के दूसरे भेद की तरफ, जो है अकर्तृवाच्य। तो अकर्तृवाच्य अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है। गौण होने का मतलब जिसका महत्व अधिक ना हो, या लुप्त होने का मतलब लुप्त होना अर्थात गायब हो जाना, या फिर कर्ता उसमें हो ही ना, उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं। इसका पहला भेद होता है कर्मवाच्य अर्थात पैसिव वॉइस। दूसरा होता है भाववाच्य, जिसे इम्पर्सनल वॉइस के नाम से जाना जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम कर्मवाच्य की तरफ चलते हैं। कर्मवाच्य जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इससे पहले हमने पढ़ा कर्तृवाच्य अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्तृवाच्य है। तो अगर कर्मवाच्य की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कर्म की प्रधानता होगी। तो जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा द्वारा शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब कर्म का महत्व इस प्रकार के वाक्यों में इतना ज्यादा होता है कि या तो कर्ता गायब ही हो जाता है या फिर कर्ता के बाद से या द्वारा शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे दो उदाहरण देखेंगे हम सिर्फ। सोनिया से गीत गाया गया। अब सोनिया क्या है? कर्ता है। गीत कर्म है, गाया गया क्रिया है। अब यहाँ पर हम इस वाक्य को अगर ऐसे कहते सोनिया गीत गाती है या सोनिया ने गीत गाया, तब ये हो जाता कर्तृवाच्य का वाक्य, क्योंकि वहां पर सोनिया की प्रधानता है अर्थात कर्ता की। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं सोनिया से गीत गाया गया। अब सोनिया के बाद हमने से शब्द का प्रयोग किया गया। सोनिया करता है लेकिन उसके बाद हमने से शब्द का प्रयोग किया। तो अभी हमने जैसे अभी अभी तुरंत ही पढ़ा है कि यदि कर्ता के बाद से या द्वारा शब्द हम लगाते हैं तो वो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल जाता है। तो यहाँ पर सोनिया कर्ता का कोई इतना अधिक महत्व तो नहीं है, अर्थात वो गौण हो गई है। और यहाँ पर प्रमुख कौन है?
गीत का गाया जाना। गीत प्रमुख है यहाँ पर, जिसको सोनिया के द्वारा गाया जा रहा है, तो कर्ता की यहाँ पर इतनी प्रधानता नहीं, इसलिए कर्मवाच्य का वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, रोगी को दवाई दे दी गई है। रोगी को क्या है, कर्म है, उसको क्या दिया गया है, दवाई दे दी गई है। अब दवाई दी किसके द्वारा दी गई, दवाई दी किसके द्वारा गई है, ये हमें पता ही नहीं है, अर्थात दवाई देने वाला कौन है। दवाई देना अगर क्रिया हो रही है तो इस क्रिया को करने वाला कोई कर्ता भी होना चाहिए ना, हर क्रिया किसी न किसी कर्ता के द्वारा की जाती है। तो यहाँ हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि दवाई किसके द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्ता यहाँ से गायब हो चुका है, कर्ता का लोप हो चुका है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों ही वाक्यों में क्रमशः गीत और दवाई कर्म है। यही अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु भी हैं, अर्थात वाक्य की रचना जो की गई है वो इन दोनों कर्मों के इर्द गिर्द ही की गई है, इसलिए ये कर्मवाच्य के वाक्य हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं जानने के बाद अब हम कर्मवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में भी जानते हैं, जिससे कि हम इस प्रकार के वाक्यों को आसानी से पहचान सकें। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य इसके विषय में यह है कि कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक रहती है। यदि अगर कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म ही नहीं होगा तो फिर कर्मवाच्य कहाँ से हुआ, है ना। तो यहाँ पर कर्म उपस्थित रहता है अनिवार्य रूप से, और क्रिया भी सकर्मक रहती है, जैसे पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। अब पुजारी करता है, लेकिन से या द्वारा जैसे हमने कहा कर्मवाच्य बदलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कर्ता के बाद हमने द्वारा शब्द का प्रयोग किया है। पूजा क्या है, कर्म है, और किया जाना क्रिया है। तो पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, यह कर्मवाच्य का वाक्य है। इसमें कर्ता भी है, कर्ता के बाद द्वारा शब्द का प्रयोग भी है, और कर्म तो प्रमुख है ही। दूसरी बात क्या इसके विषय में, इसमें कर्ता के बाद से या के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो पहले उदाहरण के द्वारा ही हमारी यह बात भी सिद्ध हो जाती है। तीसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है कभी कभी कर्ता का लोप रहता है। हमने पहले भी देखा था कि कई बार इसमें या तो कर्ता गौण होता है, मतलब कर्ता को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, या फिर वो रहता ही नहीं है। तो कभी कभी कर्ता का लोप रहता है, जैसे यह पत्र भेज दिया गया है। अब पत्र भेज तो दिया गया, लेकिन किसने भेजा हमें ये पता ही नहीं कि भेजने का काम करने वाला कौन था, अर्थात कर्ता यहाँ पर गायब है। अगली महत्वपूर्ण बात इसके विषय में यह है कि कर्मवाच्य में कर्ता की असमर्थता सूचित करने वाले वाक्य भी होते हैं। असमर्थता सूचित करना मतलब जैसे हम किसी काम को करने में समर्थ नहीं हैं, है ना। जैसे अभी हम बाहर घूमने में समर्थ नहीं हैं, या फिर हम सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ करके पढ़ने के लिए भी कई बार अपने आप को असमर्थ जाहिर करते हैं। जब घर वाले कहते हैं कि बेटा सुबह 4 बजे उठ जाओ पढ़ने के लिए, तो हम कहते हैं नहीं, हम मतलब एक तरह से मना करते हैं, अपनी असमर्थता जताते हैं, चाहे कुछ भी बहाने करें कि रात को हमने 12 बजे तक पढ़ाई की या कुछ भी जो भी कारण हो। तो कर्मवाच्य में कर्ता की असमर्थता सूचित करने वाले वाक्य भी होते हैं। इनमें कर्ता के साथ से अथवा द्वारा भी लगता, ये भी बात हमें पता ही है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो अब ये है कि क्रिया के साथ निषेधात्मक नहीं का प्रयोग होता है। असमर्थता जताने के लिए हम नहीं का प्रयोग करते ही हैं, तो इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो हमें समझ में नहीं आए। मतलब निषेध करना अर्थात मना करना, तो निषेधात्मक नहीं का प्रयोग होता है। जैसे मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा। अब मुझसे मैं करता है, उसके साथ से लगा दिया गया तो मुझसे हो गया। यह दृश्य, दृश्य क्या है, कर्म है। देखा नहीं जाएगा, देखा जाना क्रिया है, और नहीं निषेधात्मक शब्द है। तो मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा मतलब कर्मवाच्य में जब कर्ता अपनी असमर्थता बताता है तो निषेधात्मक नहीं का प्रयोग होता है, और कर्म की प्रमुखता रहती, तब यह कर्मवाच्य का ही एक उदाहरण माना जाएगा। अगली महत्वपूर्ण बात इसके विषय में यह है कि कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर भी किया जाता है। मतलब कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर कर्मवाच्य का प्रयोग किया ही जाता है, जैसे कार्यालय या कानूनी प्रयोग में। मतलब जब हम कार्यालयी भाषा का प्रयोग करते हैं या कानूनी प्रयोग की भाषा लिखते हैं तो उसमें भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण जैसे हेलमेट ना पहनने वालों को दंडित किया जाएगा। अब
यहाँ पर हमें ये पता नहीं कि कौन कौन से लोग हैं, अर्थात ऐसा हेलमेट ना पहनने का काम करने वाले कौन कौन से लोग हैं, हमें नहीं पता है, कर्ता हमें यहाँ पर ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पर भी कर्म की प्रमुखता है, अर्थात कर्म क्या है, हेलमेट पहनना एक काम है, उस काम को ना करने वालों को दंड दिया जाएगा। ये कार्यालय की या कानूनी प्रयोग की भाषा है। यातायात विभाग वाले अक्सर इस प्रकार के स्लोगन बहुत अधिक प्रचारित करते रहते हैं। दूसरा, जब सरकार या सभा स्वयं करता हो, है ना। जैसे अभी तो अगर एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसकी बात अलग होती है, जब सरकार या सभा स्वयं करता हो अर्थात जब एक पूरा का पूरा समूह ही किसी कार्य को करने में इन्वॉल्व हो, तो प्रत्येक किसान को 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। अब यहाँ पर मुआवजा देने वाला कौन है, सरकार है। तो प्रत्येक किसान को 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। किस किसान को मुआवजा दिया जाना है, कोई एक नहीं है ना। तो यहाँ पर हर किसान को ही दिया जाना है। किसान को क्या है, वो कर्म है, उसको दिया क्या जाएगा, 50,000 मुआवजा। तो यहाँ पर भी कर्म की प्रधानता है, तो इसलिए ये कर्मवाच्य है। अगली बात है, जब कर्ता ज्ञात ना हो तो, अर्थात जब हमें ज्ञात ही ना हो कि इस काम को करने वाला कौन है, अशांति फैलाई जा रही है। अब अशांति फैलाने वाला कौन है उसको हम नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर भी कर्म क्या है, अशांति का फैलाया जाना ही एक अपराध भी है वैसे तो। और अगर वाक्य रचना की दृष्टि से देखें तो अशांति कर्म है, फैलाया जाना क्रिया है। तो इस कर्म को करने वाला कौन है वो हमें नहीं पता है, तो इस प्रकार से कर्ता ज्ञात नहीं है, फिर भी यहाँ पर कर्म की प्रधानता के कारण कर्मवाच्य है। अगली महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि अधिकार या घमंड का भाव जब हम दर्शाते हैं तभी भी, जैसे किसी चीज पे हमें अपना अधिकार जताना हो या फिर कहीं पर किसी के द्वारा घमंड का भाव प्रदर्शित किया जा रहा हो, तो तभी भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे नौकर को बुलाया जाए, अब को लगा है तो को कर्मवाच्य का ही चिन्ह है, नौकर को बुलाया जाए मतलब उसको बुला करके यहाँ लाया जाए। ये पढ़ के ही लग रहा है कि नौकर को बुलाने के बाद नौकर को बहुत बुरी तरह से डांटा जाएगा, है ना। और जो नौकर का मालिक है वो एक तरह से अपना अधिकार और घमंड के साथ अधिकार का भाव दिखा रहा है कि नौकर को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो नौकर को बुलाया जाए, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है और अधिकार या घमंड का भाव भी दिखाया जा रहा है, तो ये भी कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को जानने के पश्चात हम चलते हैं भाववाच्य की तरफ। भाववाच्य अर्थात इम्पर्सनल वॉइस। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता ना होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। मतलब हर नाम में ही छिपा हुआ है कि उसका विशेष गुण क्या है। जैसे कर्तृवाच्य कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता, भाववाच्य यहाँ पर भाव की प्रधानता है अर्थात क्रिया के भाव की प्रधानता है। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता ना होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अब पहली लाइन में हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्रिया किस प्रकार की होगी, अकर्मक होगी। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो नमन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में अगर देखा जाए तो नमन क्या है, कर्ता। उसके बाद हमने से लगा दिया, जैसे हम कर्मवाच्य में लगाते थे कि से कर्ता के बाद अगर हमने से लगा दिया तो वो कर्मवाच्य हो गए। लेकिन आगे अगर हम देखते हैं वाक्य के अगले खंड की तरफ तो चला नहीं जाता। अब चला नहीं जाना अर्थात अकर्मक क्रिया है ये, और यहाँ पर चला नहीं जाने से एक भाव प्रकट हो रहा है कि नमन या तो बीमार है या थका है या उसका मन नहीं है चलने का, मतलब यहाँ पर भाव की प्रधानता, इसलिए ये भाववाच्य है। दूसरा वाक्य, अब मुझसे सहा नहीं जाता। कि अब मुझसे सहा नहीं जाता अर्थात एक जैसे भाव है ना, वाक्य को पढ़ने के साथ ही लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं सहा जा सकता, है ना, कि अब मुझसे सहा नहीं जाता। यहाँ पर भी क्या है, भाव की प्रधानता है, तो यह भी भाववाच्य का ही वाक्य है। अब मुझसे मतलब मैं, सहा नहीं जाता नकारात्मक एक वाक्य हो गया ये, लेकिन मुख्य भाव यहाँ पर क्या है, अर्थात इस वाक्य का जो केंद्र बिंदु है उसमें एक भाव ही आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि मुझसे और नहीं सहा जा सकता। तो
इस प्रकार से ये भाववाच्य का वाक्य है। इनमें क्रमशः चला और सहा क्रियाएं ही प्रमुख हैं और इन क्रियाओं को करने वाला कर्ता चाहे नमन या मुझसे के अलावा कोई भी होता, उस बात से विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भाव की प्रधानता ही यहाँ पर सबसे मुख्य है। इसीलिए ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। भाववाच्य क्या होता है, यह जानने के पश्चात अब हम भाववाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इसके बारे में यह है कि इस वाच्य में प्रायः नकारात्मक क्रियाएं होती हैं। नकारात्मक अर्थात जहां पर नकार या न करने का भाव हो। दूसरी बात क्या है कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तीसरी चीज है भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एकवचन होती है, जैसे कि चलो अब सोया जाए, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, इस मोटे व्यक्ति से उठा भी नहीं जाएगा। मतलब पहले वाक्य में देखा जाए तो वहां पर सोना, जो सोने का भाव है वो मुख्य है। दूसरा जो वाक्य है उसमें ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, मतलब एक तरह से असमर्थता भी दिखाई जा रही है, और कैसे चला जाएगा एक तरह से ना चल पाने का भाव भी है। तीसरे वाक्य में भी है कि इस मोटे व्यक्ति से उठा भी नहीं जाएगा, इसमें भी उस मोटे व्यक्ति की असमर्थता भी दिखाई जा रही है, और यह भी दिखाया जा रहा है कि उसके उठना पाने के पीछे एक भाव यही है कि वो व्यक्ति बहुत मोटा या बहुत भारी है। अगली बात इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए निषेधार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके भी उदाहरण हम पहले देख ही चुके हैं, जैसे यहाँ तो बैठा भी नहीं जा सकता, मतलब ये जगह इतनी खराब है कि यहाँ पर हम बैठ भी नहीं सकते, या तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत तेज हवा है या बहुत गर्मी है, कुछ भी कारण हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के ये है, ये जगह ऐसी है कि यहाँ तो बैठा भी नहीं जा सकता है, नहीं है, नकारात्मक है, और असमर्थता हम जता रहे हैं कि यहाँ पर हम बैठ नहीं सकते हैं, मतलब उसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, तो यह भाववाच्य का उदाहरण है। तीसरी बात है आखिरी जो महत्वपूर्ण तथ्य इसके विषय में जो प्रयोग के विषय में आता है वो है कि अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए, कि जैसे हमें किसी से कोई अनुमति लेनी हो, कोई आज्ञा प्राप्त करनी हो, जैसे हम कहते हैं कि अब जरा आराम किया जाए, जैसे हम कहते हैं कि अब बहुत पढ़ लिए, अब जरा सा आराम किया जाए, तो एक तरह से हम यही अपने आसपास वालों से हम अनुमति ही लेना चाहते हैं, आज्ञा ही प्राप्त करते हैं कि अब इतना काम कर ले कि अब थोड़ा सा आराम करने की अनुमति भी मिलनी चाहिए, हम थोड़ा सा आराम करें। तो अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। आशा है अब आपको इस विषय को समझने में काफी सरलता होगी। यदि अभी भी कोई संदेह है या फिर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो अवश्य पूछें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।